फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप स्कोरर प्रेक्षा। चलिए हम यहाँ उत्साह कविता के बारे में पढ़ेंगे। आज उत्साह जो कविता है एक यह कवि का आवाहन गीत है, क्योंकि भीषण गर्मी के पश्चात जब बरसात का मौसम आता है तब कवि बादलों को बुलाते हैं कि हे बादल अब बरसो, गरजो। गरजो का मतलब यहाँ उत्साह से, उत्साह के साथ गरजो, उत्साह के साथ बरसो। इसमें कवि ने बादलों के माध्यम से क्रांतिकारियों को भी आह्वान किया है। तो चलो शुरू करते हैं। बादल गरजो, घेर घेर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। पहले हम आपको पहले पदांश का अर्थ बताएंगे। यहाँ पर कवि कहता है कि बादल तुम गरजो, गरजोगे तब तुम्हारी गरज से ही यहाँ से गर्मी से व्याकुल, जो भीषण गर्मी पड़ी है जिससे सब जनमानस त्रस्त हो गया है, पशु पक्षी और जो प्रकृति है सब क्या है, व्याकुल हो रहे हैं। तो आप जब तुम गरजोगे तो तुम्हारी गरज से ही उनमें ये उत्साह का संचार हो जाएगा कि अब बारिश होने वाली है, अब हम सबको पानी मिलने वाला है, अब हम सबके दुख दूर होने वाले हैं, जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे वो बारिश होने वाली है। तो हे बादल घेर घेर घोर गगन, पूरे आकाश को घेर लो, पूरे में घुमड़ घुमड़ कर इस धरा के ऊपर धर जाओ, रख लो अपने आप को, मतलब उस पानी को रख दो, उस बारिश को उड़ेल दो, वो पूरे धरा को अपने पानी से सरोवर कर दो। ललित काले घुंघराले, यहाँ पर कवि ने बादलों की कल्पना कैसे छोटे से बच्चे के जो घुंघराले से प्यारे से बाल होते हैं उससे करिए कि सुंदर से काले काले घुंघराले बालों की तरह लग रहे हो, इतने प्यारे लग रहे हो। बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे छोटा बच्चा कभी बार बार अपने दिमाग में सोचता है, नई नई कल्पनाएं करता है कि उसकी कल्पनाएं क्षण भर में बदलती रहती है। वो नई नई कल्पनाएं करता है कि रूही जैसे है, सॉफ्ट हैं, ऐसे हैं। तो इस तरह से बार बार शेप चेंज हो रहा है बादलों का, कभी इधर से आ रहे हैं कभी उधर से आ रहे हैं। तो बिल्कुल काले काले घुंघराले हैं और बिल्कुल बाल कल्पना के हिस्से बार बार बदल रहे हैं, शेप बदल रहे हैं, कभी इधर ज़्यादा लग रहे हैं, कभी उधर ज़्यादा लग रहे हैं, कभी छोटे लग रहे हैं, कभी बड़े लग रहे हैं, पूरे में फैले हुए हैं बादल। तो कवि कहता है कि विद्युत छवि उर्मे नव जीवन वाले, इसमें क्या है, बादलों के हृदय में विद्युत की जो छवि है, जब बादल आते हैं तब क्या होता है, बिजली तड़कती है। तो बस जब बिजली चमकती है तो बिजली की चमक दिखाओ, क्योंकि जब बिजली की चमकेगी तो क्या होगा, लोगों में नव जीवन उत्साह का संचार होगा। वो समझ जाएंगे कि हाँ अब बादल और तेज बरसने वाले हैं। और उसमें क्या, कभी नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। वज्र छिपा का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस तरह से जो महर्षि दधीचि थे तो उनकी जो हड्डियों से जो एक शस्त्र बनाया गया था उसको हम वज्र कहते हैं, क्योंकि वो उसका बार कभी खाली नहीं जाता है। तो वही कवि कह रहा है कि यहाँ पर जो जिस तरह से उस बस वज्र का कभी बार खाली नहीं जाता, इस तरह जो तुम्हारी जो विद्युत की जो छवि अगर एक बार कोई देख लेगा तो ये पक्का यकीन हो जाएगा अब तो घनघोर वर्षा होने वाली, अब तो बहुत ज़्यादा वर्षा होने वाली है और सब पृथ्वी जो है हरी भरी हो जाएगी, हमारी जो भीषण गर्मी से हम जो परेशान से वो सब दूर हो जाएगा। तो नूतन कविता फिर भर दो। नूतन कविता का मतलब ये है कि कवि ने क्या कहा कि बादलों को कवि के समान बताया है, कि जैसे कि जो कवि जो है क्या करता है, अपनी कविता से धरती को नवजीवन देते हैं। क्योंकि पहले देखो अखबार तो थे नहीं, टेलीविज़न इंटरनेट की सुविधाएं भी नहीं थी, सिर्फ क्या यही एक साधन था कि कवि जो है वो कविता लिखता था, उससे क्या जनमानस में जागरूकता पैदा हो जाती थी। और चाहे वो कभी जेल में ही क्यों ना बंद हो, पर वो अपनी रचनाएं लिखना कभी बंद नहीं छोड़ देते, क्योंकि जब वो लिखते थे तो उसको पढ़कर लोगों में नई चेतना जागृत हो जाती थी। ऐसे ही वो बादल उसे कह रहे हैं कि तुम भी बरसो और लोगों में उत्साह, नई चेतना, उमंग भर दो। हे बादल बरसो, गरज गरज के बरसो, मतलब उत्साह के साथ बरसो, ताकि धरती जो है फिर से हरी भरी हो जाए, नए नए पौधे उगाएं और सब में उत्साह का संचार हो जाए। इसीलिए इस कविता का नाम उत्साह रखा है। चलिए अब दूसरे पैरा पे चलते हैं। कवि कहता है, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो।
यहाँ पर कवि कह रहा है कि बिकल बिकल सब व्याकुल थे, परेशान थे, किससे? भीषण गर्मी से सब परेशान थे। उन्मन थे, उन्मन, सबके मन जो थे अनमने थे, कहीं किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था, सब बेचैन थे। तो विश्व के निधाग के सकल जन, मतलब इस विश्व के सभी लोग कैसे थे? गर्मी से परेशान थे। निधाग मतलब गर्मी से परेशान थे। उसी समय क्या हुआ कि आए अज्ञात दिशा से। अज्ञात दिशा का मतलब है कि बादल कोई किसी दिशा बता के तो आते नहीं, किसी भी दिशा से आ सकते हैं। तो अज्ञात दिशा से उस अनंत में, पूरे आकाश में बादल फैल गए हैं, अज्ञात दिशा से आ गए, हर तरफ से आ गए हैं। तप्त धरा, हे बादल, अब तुम इस तपती हुई धरा को, जो भीषण गर्मी से व्याकुल हो रही थी, इसमें क्या है? जल से फिर उसे ठंडा कर दो, शीतल कर दो। बादल गरज गरज के बरसो, अर्थात कि बादल जब बरसेंगे तो क्या होगा? हर प्राणी में, हर पेड़ पौधों में, मनुष्यों में, सब में क्या? नवीन चेतना का संचार हो जाएगा, उमंग भर जाएगा और उत्साह आ जाएगा। हे बादल गरज गरज कर बरसो। चलिए इसका एक हम व्याख्या देख लेते हैं। पहले वाले पदांश की व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब भीषण गर्मी के पश्चात बरसात का मौसम आता है और आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं। कवि उन्हीं बादलों का आवाहन करते हुए कहता है कि बादल तुम गरजो, अर्थात आवाज के साथ बरसो, गरज गरज कर बरसो। गर्मी से व्याकुल सब प्राणी बादलों की आवाज सुन लें कि अब बादल आ गए हैं, अब हमारी प्यास बुझने वाली है, नवजीवन का संचार होने वाला है। चारों तरफ से आसमान को घेर लो, धरा के ऊपर बरस जाओ, अर्थात धरा के ऊपर धर दो बारिश को, पानी को। कवि ने बादलों को सुंदर बच्चे के घुंघराले काले बालों के समान बताया है। साथ ही कवि ये भी कहता है कि बच्चों की कल्पना की तरह है। बादल बार बार रूप रंग बदलते हैं ना, तो इसलिए बार बार बच्चों की कल्पना की तरह है। और बरसो, बादल जब बरसते हैं तब बिजली चमकती है, और बादलों के हृदय में छुपी हुई बिजली जब चमकती है तब हम सबको ये आभास हो जाता है कि बादल और तेज, पूरे उत्साह के साथ बरसने वाले हैं, क्योंकि संपूर्ण जगत गर्मी से व्याकुल है। उसमें नया जीवन का संचार तभी होगा जब बादल बरसेंगे। कभी कहता है कि बादलों तुम्हारी गरज में वज्र छिपा है, अर्थात जो महर्षि दजीज की हड्डियों से बना गया शस्त्र, जिसका बार कभी खाली नहीं जाता। इसलिए अब बादल गरज गए हैं तो बरसेंगे ही और धरा पर नए जीवन का संचार होगा। कभी अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का भी आह्वान कर रहा है इसमें, क्योंकि गुलामी से जनमानस क्या था? त्रस्त हो गया था। क्रांतिकारियों के उत्साह से जनमानस में नई चेतना का संचार हो जाएगा कि हमारे दुख दूर होने वाले हैं, अब हमारा रक्षक आ गया है। इसलिए कवि ने बादलों को गरज के साथ बरसने का आह्वान किया है, ताकि सोए हुए अर्थात उत्साहविहीन लोग जो हैं वो उत्साह से भर जाएं। निराला आगे कहते हैं कि बादल एक कवि के समान को, बादलों को क्या उन्होंने एक कवि के समान भी जो अपनी कविता से धरती को नवजीवन देते हैं। पहले ज़्यादा अखबार तो थे नहीं, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि की सुविधाएं भी नहीं थी, तो उस समय कवि की कविताएं ही जन जागरूकता का साधन बनती थी। कवि चाहे जेल में बंद हो क्यों ना, कितना भी परेशान दुखी क्यों ना हो, पर वो अपनी कविता लिखना नहीं छोड़ता था, जिसे पढ़कर लोगों में नई चेतना जागृत होती थी। ऐसे ही बादल के गरज के साथ, उत्साह के साथ बरसने से क्या होगा? धरती को पानी मिल जाता और छोटे छोटे पौधे उगना शुरू हो जाते हैं, जिससे पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। इसी कविता का दूसरा स्टेंजा का अर्थ बताएंगे आपको। कवि इन पंक्तियों में भीषण गर्मी से व्याकुल लोगों के बारे में बताया। हमें बिकल बिकल वाला जो है आपका, उसी का अर्थ है ये कि बरसात ना होने से सभी अनमने थे, परेशान हो रहे थे। विश्व के सभी लोगों की परेशानी को देखकर कवि बादलों का आह्वान कर रहा है कि बादल तुम गरजो, ताकि तुम्हारी गरज सुनकर लोगों को तसल्ली हो जाए कि बारिश आने वाली है, लोग उत्साह से भर जाएं। कभी कहता है कि बादल अज्ञात दिशा से आए हैं, क्योंकि बादल कहीं से भी आ सकते हैं, किसी दिशा से भी आ सकते हैं। आकाश में घने काले बादल घुमड़ घुमड़ कर आ गए हैं। कभी कहता है कि भीषण गर्मी से तपती हुई धरा को जल बरसा कर ठंडा कर दो। बादलों के बरसने से पृथ्वी के सभी प्राणियों में उत्साह और उमंग का संचार हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग अट नहीं रही कविता का अर्थ जानेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की, सट नहीं रही है। यहाँ पर निराला जी, जब फागुन माह आता है तो उस समय, जो बसंत ऋतु जब आती है, तो उस समय प्रकृति की शोभा इतनी ज़्यादा सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है कि क्या वो कह रहे हैं, ये प्रकृति में ही नहीं समा रही है, इतनी ज़्यादा प्रकृति सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। इसी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कवि कि अट नहीं रही है
आभा फागुन की, फागुन मतलब जो फागुन माह की जो आभा है वो क्या है, इस प्रकृति में ही नहीं समा रही है, सट नहीं रही है, कहीं भी से समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यहाँ पर कवि कहता है कि जब जब बसंत ऋतु आती है तो क्या होता है, सारे पत्ते निकल आते हैं, नई नई कलियाँ निकल आती हैं, और पेड़ पौधों में क्या होता है, रंग बिरंगे फूल निकल आते हैं। तो सब जगह क्या है, फिर हल्की हल्की हवा चलती है तो उन फूलों की खुशबू जो है वो पूरे वातावरण में फैल जाती है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि मानो क्या है कि तुम सांस ले रहे हो, सांस ले रहे हो मतलब वो जो उस सांस लेने से क्या है, पूरी जो खुशबू है फूलों की वो सब जगह क्या है भर जाते हो, घर घर में भर देते हो। हर घर में, गमलों में, पेड़ और क्यारियों में जो पौधे लगे होते हैं सब में फूल निकल आते, तो उसकी क्या महक सब हर घर में फैली होती है। तो ऐसा लगता है जैसे फागुन सांस ले रहा है, उसकी सांस लेने की सुगंध से हर वातावरण जो है वो पूरा महक गया है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और इतना सुंदर वातावरण देखकर हर जो पक्षी हैं वो क्या करते हैं, अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं उड़ने के लिए। तो यहाँ पर कवि ने फागुन पक्षियों की तरह कहा है कि जिस तरह पक्षी ये सब देख के इतने खुश होते हैं, अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं कि हम इधर उधर सुंदरता को देख के इधर उधर जाते हैं कि उन्हें खाने की भी पर्याप्त चीज़ें मिल जाती है, तो बहुत खुश होकर वो इधर उधर उड़ते हैं। उस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे फागुन अपने पंख फड़फड़ा रहा हो, हमारे खुशी के पंख फड़फड़ा रहा हो, और इतनी सुंदर प्रकृति इतनी सुंदर लग रही है कि जिसकी जो है वो उपमा ही नहीं दे पा रहे हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। उनके जो है इतने ही ज़्यादा मोहित हो गए हैं, कवि कहते हैं कि वो इतने मोहित हो गए सुंदरता को देखकर, प्रकृति को देखकर, कि अपनी आँख हटाना भी चाहते हैं तो हटा ही नहीं पा रहे हैं। उनकी दृष्टि जो है वो अटक गई है, इतनी सुंदर प्रकृति लग रही है। चलिए बच्चों, इसका हम अर्थ देख लेते हैं। कवि फागुन में आने वाली बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी अधिक सुंदर है कि उसकी सुंदरता प्रकृति में अट नहीं रही है, अर्थात समा नहीं रही है। फागुन माह में प्रकृति दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है, क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे पर नई कोपल पत्ते आने लगते हैं और सभी पौधे रंग बिरंगे फूलों से भर जाते हैं। उस समय हल्की हल्की हवा चलती है और पूरा वातावरण फूलों की महक से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो फागुन सांस ले रहा है और पूरे वातावरण को महका रहा है। ऐसा सुंदर और सुहावना प्रकृति का सौंदर्य देखकर पक्षी उड़ने को पंख फड़फड़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है अब उनके लिए खाने की सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, वह खुश होकर उड़ने लगते हैं। कभी कहता है कि तुम अर्थात फागुन माह जो है वो पक्षियों की तरह उड़ने को पंख फड़फड़ा रहा है, अर्थात बहुत खुश हो रहा है। कभी कहता है कि इस सुंदर वातावरण पर वह मोहित हो गया है, इतना अधिक मोहित हो गया है कि अपनी आँख हटाना चाहता है, तब भी आँख जो है वो प्रकृति के रूप सौंदर्य से हट नहीं पा रही है, वो अपनी आँख नहीं हटा पा रहा है। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यहाँ पर कवि कहता है कि हर तरह पेड़ पौधों में नई नई कोपिलें निकल आई हैं, नए, और क्या कहीं डाल कैसी लग रही, हरी लग रही है, कहीं लाल लग रही है, कहीं लाल लाल फूल खिले हैं, कहीं हरी हरी नई नई कोपलें निकल आई, रंग बिरंगे फूल खिले। ऐसी लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि जैसे मंद गंध पुष्पमाल मतलब सुगंधित फूलों की जो माला है वो क्या प्रकृति के गले में पड़ी हुई हो, और पाट पाट शोभा श्री, और जो साक्षात लक्ष्मी जी जो है वो आ गई हो, और ये शोभा बिल्कुल भी समा नहीं पा रही है, कहीं से भी पट नहीं पा रही है, कहीं हमें बिल्कुल भी इसको हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस शोभा को इतनी ज़्यादा शोभा है, इसी का वर्णन करते हुए कवि ने यहाँ पर कहा है। चलिए अब इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहता है कि सभी पेड़ पौधों में नए नए पत्ते निकल आए हैं, डाली डाली पर रंग बिरंगे फूलों से भर गई है। कवि उस समय कल्पना करते हुए कहते हैं ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने भीनी भीनी खुशबू देने वाले रंग बिरंगे फूलों की माला पहन ली हो। प्रकृति की कड़ कड़ में इतनी अधिक सुंदरता विद्वान है जैसे साक्षात श्री अर्थात लक्ष्मी जी ही आ गई हैं। इतनी अधिक शोभा है कि धरा में ही नहीं समा रही है। यहाँ पर विशेष में हम लिख सकते हैं कि मानवीकरण अलंकार है, और जो फागुन है माह इसकी मादकता और सर्वव्यापी सुंदरता का
वर्णन किया है। तो स्टूडेंट्स, आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।